नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलिंग विजय। कलिंग विजय यह एक एकांकी है और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वह थी 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य और पहला उनका नाटक था राजा भोर, भोर का तारा, कोणार्क। ऐसे अनेक नाटकों की भी उन्होंने रचना की। जगदीश चंद्र माथुर जी ने कलिंग विजय एकांकी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि युद्ध केवल विनाश करता है, युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। आइए जानते हैं कलिंग विजय एकांकी के मुख्य पात्रों के बारे में। सबसे मुख्य पात्र है सम्राट अशोक और उनकी प्रेमिका रेखा। रेखा महामात्य की पुत्री है और अशोक की प्रेयसी है। उसके बाद नंदिनी। नंदिनी रेखा की प्रिय दासी है। और गायिका। गायिका कलिंग की राजकुमारी है जो अब भिक्षुनी बन गई थी। इस एकांकी में कलिंग विजय के बाद का दृश्य दर्शाया गया है। यह युद्ध के दूसरे दिन की संध्या है। यह समय 261 ई पूर्व की बात है, जिसमें एक भवन को सजाया जा रहा है और सजाने का काम जो रेखा की दासी नंदिनी है वह करती है। और सजाते हुए, चादर बिछाते हुए, तकिया ठीक करते हुए, उसी प्रकार टीपाई पर दिए रखे हुए रहते हैं। उन दियों से दूसरे दियों को जलाती है और यह सब काम करते करते वह बातें भी करती है। बातें करते करते वह गायिका को महल के कई रहस्य भी बता देती है। गायिका नंदिनी से पूछती है, क्या मैं अशोक से मिल सकती हूँ? तब नंदिनी बताती है कि रेखा के आदेश के बिना वह उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि गायिकाओं के लिए निश्चित स्थान है। वह अशोक के बाजू वाले कमरे में बैठकर गाती है। तब गायिका नंदिनी से पूछती है कि क्या आज रेखा सम्राट अशोक को बधाई देगी? तब नंदिनी बड़े गर्व से कहती है, तो क्या यह तैयारियां किस लिए हो रही है फिर? धनुष्य आज तीर को बधाई देगा। यह विजय सम्राट की विजय नहीं बल्कि रेखा की विजय है। तब गायिका को बड़ा आश्चर्य होता है और वह पूछती है कि क्या कलिंग विजय प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं हुई? तब नंदिनी कहती है, केवल कलिंग विजय ही नहीं तो सम्राट के सभी युद्ध की योजना में प्रधानमंत्री राधा गुप्त की जो बेटी है रेखा, उसी का हाथ है। सारे निर्णय उसी के होते हैं। तब गायिका आश्चर्य से पूछती है, क्या राजकुटुंब की जो हत्याएं हुई उनमें भी रेखा का हाथ था? तब नंदिनी बताती है कि अब कोई भी ऐसा नहीं बचा जो अशोक से राजगद्दी छीन सके। रेखा ने राह में आने वाले सारे कांटे तो हटा दिए। शत्रु सामंत मौत के घाट उतार दिए गए। एक भाई सुमीशा तक्षशिला में पड़े हैं और जो दूसरा भाई था वित्शोक, उसे देश निकाला दे दिया गया। तब गायिका पूछ लेती है, क्या यह प्रधानमंत्री की सलाह से ही हुआ? तब नंदिनी फिर से कहती है कि नहीं, यह सब रेखा के कहने पर हुआ, क्योंकि नारी शक्ति में यानी रेखा ने सम्राट को यहाँ तक पहुँचाया है। तब गायिका कहती है, यह कैसी नारी शक्ति है जिसके कारण मानव रक्त बह रहा है? तब नंदिनी हंसते हुए कहती है कि गायिका, कुमारी रेखा की आंखों में दूसरा रक्त है, आकांक्षा का रक्त।
सारे भारतवर्ष की महारानी बनने का रक्त। और उसी समय वह महाराज और अशोक और रेखा का आने का समय हो जाता है और उसे इसकी आहट मिलती है। दोनों मौन हो जाती है। नंदिनी गायिका से कहती है कि जब मैं इशारा करूं तभी तुम गाना। सम्राट अशोक और रेखा बातें करते हुए वहां पहुंचते हैं और सम्राट अशोक कहते हैं कि जानती हो रेखा, आज उपेंद्र के अंतिम शब्द क्या थे? वे शब्द थे, चंड अशोक, तुम एक दिन अपने शत्रु के दास बनोगे। इतना सुनते ही मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसके वह शब्द, भयानक शब्द, मुझे परेशान कर रहे हैं। तब रेखा कहती है, वह तो बुलबुले की तरह था, गिरती हुई दीवार भी आवाज करती है, अंत में रहती केवल मिट्टी ही है। इस प्रकार अशोक को समझाती हुई रेखा कहती है, आप उसके बारे में मत सोचिए। अशोक कहता है, तुम ठीक कहती हो रेखा, मेरा अब शत्रु है ही कौन? गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक, सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक के नाम से कांपता है। कलिंग, आग की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग भी अब मेरी हथेली में है। इस प्रकार सम्राट अपने विजय का गुणगान करते हैं। तब रेखा पूछती है कि उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए हैं ना महाराज? तब अशोक कहते हैं, नहीं, उसकी बहन कलिंग की राजकुमारी अभी तक मेरी नज़र से परे है। तभी रेखा अशोक को सावधान करते हुए कहती है, वह शत्रु कन्या है सम्राट, उसके भाई के अंतिम शब्दों के अनुसार आप उसके दास हो सकते हैं। अशोक कहता है कि तुम ही तो कह रही थी कि अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, और आज बंदी गृह से तुम्हारे पिता प्रधानमंत्री मेरे साथ थे। यदि वे न होते तो हजारों बंदियों को देखना मेरे लिए असंभव हो जाता। उस नरक के बाद यह सुख, शांति, सौंदर्य भले जान पड़ता है। तब रेखा कहती है, सम्राट आप कोमल हृदय हैं। तब अशोक हंसते हुए कहता है, मैं और कोमल हृदय? रेखा जानती हो, आर्यवर्त मुझे चंडाशोक, प्रचंड निर्दयी, निर्मम अशोक कहता है। जिस दिन मैंने आकांक्षा की ज्वाला को अपने हृदय में स्थान दिया, उसी दिन अपने हृदय को पत्थर की दीवारों से बांध दिया था, समझी तुम? अशोक और रेखा में अनेक प्रकार की बातें होती है, हंसी ठिठोली होती है, और रेखा कहती है कि आप मेरे प्रति निष्ठुर है। तब अशोक कहता है, आपके प्रति मैं निष्ठुर हूँ? यह कैसे हो सकता है रेखा? जिसकी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने कलिंग पर चढ़ाई की, जिसके मनोरंजन के लिए मैंने पाटलिपुत्र को एक से एक भव्य महलों से भर दिया, जिसके क्रोध के कारण मैंने अपने छोटे भाई विश्वशोक को राजधानी से निर्वासित कर दिया, उसके प्रति मैं निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ? तब रेखा कहती है कि बस कीजिए अशोक, उन घावों को हरा मत कीजिए। अब भी उस दिन की याद करते ही मैं कांप उठती हूँ। पर अशोक कहते हैं, क्या आज भी तुम्हें लगता है कि मेरा भाई दोषी है? क्या वित्तशोक ने सचमुच तुम्हारे साथ निष्ठा का व्यवहार किया था? तब रेखा कहती है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? या भाई का प्रेम हिलोर मार रहा है? तब अशोक रेखा को समझाते हुए कहता है कि तुम तो रूठ गई। मैंने तो यूं ही पूछा था, क्योंकि कभी कभी न जाने क्यों मुझे भय होता है कि उसे निर्वासित कर मैंने उसके साथ अन्याय तो नहीं किया। और मैंने सुना है कि वह ताम्रलिपि के पास एक बौद्ध विहार में भिक्षु हो गया है। शायद मैंने सोचा उसके चरित्र के बारे में मैंने कहीं कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। अशोक का भाई के प्रति
प्रेम देख रेखा क्रोधित हो जाती है और अपने हाथ में लिए फूलों के हार को मसलने लगती है। और अशोक उसे मनाते हुए पूछता है कि यह हार किस लिए है? कलिंग विजय के लिए ना। तब रेखा मान जाती है और रेखा अशोक सम्राट को याद दिलाती है, आपको एक बार चांदनी रात की याद है जब आपने मुझे कहा था कि रेखा तुम मेरे इस राजभवन को कब सुशोभित करोगी? तब मैंने कहा था कि आप सारे भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हो जाएंगे तभी मैं आपकी महारानी हो जाऊंगी। और आज वो दिन आ गया है। आज कलिंग विजय के बाद आपके समान आर्यवर्त में कोई भी सम्राट नहीं है। रेखा कहती है, मैं कब से इस क्षण की राह देख रही थी। आज वह क्षण आ गया है। और यह कहते हुए वह हार अशोक के गले में डालना चाहती है, लेकिन अशोक कहता है कि ठहरो रेखा, तुम्हारे सुख में मेरा सुख है, तुम्हारे आनंद में मेरा आनंद है, पर आज न जाने क्यों मेरे हृदय में कोहराम सा छाया हुआ है। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर उन सहस्त्र कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंचा चला आता है। रह रहकर विष शोक के निर्वासन का दृश्य याद आता है। कह नहीं सकता क्यों अनमनासा हो रहा हूँ। रेखा, मैं अपने आप को यहाँ भूलने आया हूँ। आज मेरा मन अत्यंत विचलित है। क्या आज कोई गायिका नहीं है जो कुछ गीत सुना दे जिससे मेरा मन शांत हो जाए? तब रेखा अपनी दासी नंदिनी से कहती है कि जाकर उस गायिका से कहो कि वो महाराज को कोई अच्छा सा गाना सुनाए। अशोक कहते हैं, कुछ ऐसा गीत गाए जो हृदय को गुदगुदा दे, प्यार का राग जगा दे, नए वसंत को कोयल सा राग गा दे। रेखा गायिका की तारीफ करते हुए कहती है कि इस गायिका का स्वर अत्यंत मधुर है और आज यह मुझे भवन के पास राजमार्ग पर ही मिल गई थी, मानो मेरी ही बाट जोह रही हो। और मैंने उसे गाने के लिए बुलाया तो वो तुरंत ही आ गई। अशोक उस गायिका का गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और रेखा से कहते हैं, उसे तुमने कमरे में क्यों बिठा रखा है? उसे यहाँ सामने बुलाओ ना। तब रेखा कहती है कि गायिका को देखने से उसका स्वर और माधुर्य घट जाएगा सम्राट। रेखा से अशोक कहते हैं कि क्या वाकई गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच ही एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला हुआ हो, या फिर कोई पीड़ित हृदय छिपा है? कौन जाने कि पीड़ा को छुपाने के लिए वह गा रही हो। अशोक तल्लीन होकर उस गायिका का गाना बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तब उनके ध्यान में आया कि यह गायिका गाने के साथ साथ किसी कहानी को बता रही है। तब वो रेखा से कहते हैं कि देखो, वो कुछ गाने में कह रही है। शायद वह भंवरे के द्वारा मेरी ही कहानी को मुझे बता रही है। तब रेखा कहती है, मुझे नहीं पता था यह गायिका इतनी चतुर है। और वह उसे गाना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन गायिका अपना गाना शुरू रखती है। गायिका गाते गाते अशोक के सामने पहुंच जाती है और रेखा अत्यंत क्रोधित होकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन अशोक रेखा को रोक देता है और गायिका से पूछता है कि तुम कौन हो? तुम मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो तो तुम भूलती हो? और इस प्रकार अपनी छाती से एक कटार निकालता हुआ अशोक उसकी ओर बढ़ाता है। तभी गायिका कहती है, सम्राट, मेरी गर्दन आपके सामने है, आप वार कर सकते हैं। जहाँ रक्त का सागर आपने बहाया वहाँ एक बूंद और बहाने में न चूकिएगा। अशोक अपना हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे गीत का निर्दयी फूलों का राजा भ्रमर मैं हूँ?
और जो कहानी तुमने अभी तक गाकर सुनाई वो मेरी थी? तब गायिका कहती है, हाँ, मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। तब सम्राट क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? तब गायिका कहती है, जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जो कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों की हत्या कर कर आए हैं, उनका रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट कहला रहे हैं। और महाराज, युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प तड़प कर कराह रहे हैं, अब भी अधमरे घायलों की कराह गूंज रही है। क्या आपने सुना उससे सम्राट? तभी गायिका को रोकते हुए रेखा कहती है कि तुम पागल हो गई हो गायिका। तब गायिका कहती है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपके हृदय है, उसमें रक्त है, वैसा ही रक्त और वैसे ही सहस्त्र हृदय धूल में सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है, कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है। सच बताइए, क्या यह आपकी विजय है? तब गायिका सम्राट को सच का आईना दिखाती है और कहती है कि 1 लाख के ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी है, सहस्त्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं, और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी है, मर चुकी है। बताइए, क्या यही आपकी विजय है? गायिका की बातें अशोक के हृदय को झकझोर कर रख देती हैं और कहते हैं, मेरी विजय, मेरी विजय। तब गायिका कहती है, सम्राट, आपकी जीत ही आपकी सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं। तब रेखा क्रोधित हो उठती है और गायिका से कहती है, आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है। जिसके पास भुजबल है वह मर भी सकता है और मार भी सकता है। तब गायिका कहती है, भुजबल? सम्राट के ने किस भुजबल का उपयोग किया था? उन हजारों सैनिकों का ही ना, पाटलिपुत्र से लाए गए। उनसे पूछिए, क्या इस हत्या को जो सम्राट ने करवाई है, क्या वो करना चाहते थे? तब रेखा कहती है, चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, उनका तो कर्तव्य है लड़ना और मरना और मारना। तब गायिका रेखा को एहसास दिलाना चाहती है कि भूल जाना कि शत्रु के भी एक नन्हा सा प्यारा सा गांव है, स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा। लेकिन सम्राट, आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या यह प्यार उमड़ेगा नहीं? अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उसका दिल दुखेगा नहीं? कितना भयानक विचार है यह। इस प्रकार से गायिका अशोक को उसके द्वारा किए हुए नरसंहार की याद दिलाती है। रेखा गायिका से पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यवर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो? तब गायिका कहती है, मेरा तो मनुष्यता का अधिकार है। मेरा तो एक ही संदेश है कि मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ है, और यही सत्य है। तब अशोक बोल उठते हैं कि मैं तो केवल अपने लिए ही जीता रहा हूँ, केवल अपने लिए। तब रेखा सम्राट अशोक को समझाते हुए कहती है कि जो अपने लिए जी सकते हैं वह दूसरों का पालन कर सकते हैं। तभी गायिका बोल उठती है, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया का पात्र हो सकते। तब अशोक कहता है, दया का पात्र? तब गायिका कहती है, हाँ सम्राट अशोक, आप आज दया पात्र हैं, एक भिखारी से भी ज़्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं, केवल अकेले। तब रेखा अत्यंत क्रोधित हो उठती है और कहती है
कि भारतवर्ष के सम्राट अशोक अकेले हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता? कैसी अनोखी बात है ये। तब गायिका जवाब देते हुए कहती है कि प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे केवल डरती है। और यहाँ तक कि राजकुमारी रेखा भी आपसे प्यार नहीं करती। तब अशोक सन्न रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, क्या रेखा मुझसे प्यार नहीं करती? लेकिन रेखा से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तब रेखा कहती है कि झूठ है, यह सब बिल्कुल झूठ है। तब गायिका कहती है, कुमारी रेखा, गुस्सा करना व्यर्थ है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तब सम्राट अशोक पूछते हैं कि आप क्या जानती हो? क्योंकि रेखा का प्यार ही मेरी एकमात्र पूंजी है और उसे तुम मुझसे मत छीनो। और तुम रेखा के बारे में क्या जानती हो? तभी गायिका कहती है, तो सुनिए सम्राट, मैं जानती हूँ कुमारी रेखा की केवल एक लालसा है, एक अभिलाषा, भारत की साम्राज्ञी होना। और उसके लिए केवल एक साधन है, आपके प्रेम की विजय, जिसमें उसका सारा प्रेम, सारी मानवता भस्म हो जाती है, जिसके मार्ग में आने वाले सभी रोड़ों को, चाहे वह निर्दोष देश हो, चाहे निकट के निकट संबंधी हो। तभी रेखा उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम कौन हो जो मेरी शक्ति को चुनौती दे रही हो? तो गायिका कहती है, सुनो रेखा कुमारी, मैं कोई गायिका नहीं हूँ, मैं ताम्रलिपि से आई हूँ, जहाँ एक बौद्ध मठ है। नगर के बाहर उसी मठ में एक भिक्षुक भी रहता है, बड़ा सौम्य, बड़ा शांत भिक्षु है। वह, उसके मुख से तेज टपकता रहता है। वह राजकुमार था, राजा का छोटा भाई, जिसमें वह विश्वास रखते थे, जिसे सदा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन राजा की प्रेयसी ने उस पर दोष लगाया, चरित्रहीनता का दोष, और राजा ने उसे निकाल दिया। उस भिक्षु का नाम है वित्तशोक। वित्तशोक का नाम सुनते ही अशोक चौंक उठते हैं और रेखा भी चौंक जाती है। तभी गायिका कहती है, चौंकिए मत सम्राट, आप स्वयं नहीं जानते कि आपने क्यों अपने प्यारे भाई वित्तशोक को देश निकाला दे दिया। क्या वे चरित्र भ्रष्ट थे? झूठ है यह। और अपनी चोली से एक कागज निकालते हुए सम्राट की ओर बढ़ाती है, लेकिन तभी रेखा उस कागज की ओर लपक जाती है। लेकिन सम्राट फुर्ती से उस कागज को हाथ में ले लेते हैं और खोल कर देखते हैं कि यह तो एक पत्र है। पत्र की लिखावट तो रेखा के जैसी है और उसमें लिखा है, वित्तशोक, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सम्राट की कृपा पात्र या तो मैं बनूंगी या तुम। तुम्हारा भला इसी में है कि तुम सुमीशा की तरह स्वयं पाटलिपुत्र से बाहर चले जाओ, नहीं तो मुझे साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। तुम्हारी रेखा। इस प्रकार का पत्र पढ़ते ही अशोक रेखा से कहते हैं कि तुमने झूठ बोलकर मुझसे पाप कराया। रेखा, तुमने ये क्या किया? रेखा कहती है कि मैंने जो किया सम्राट, मैंने वो आपके लिए ही किया। आपका हितचिंत था, आपकी उन्नति के लिए वित्तशोक का यहाँ से हटना आवश्यक था। तब अशोक कहता है, रेखा, तुमने मेरे साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। अब इस कलंक को मैं कैसे धो पाऊंगा? रेखा कहती है, मैंने कोई भी अन्याय नहीं किया। मैंने भारतवर्ष के सम्राट की उन्नति में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब आप मुझ पर संशय कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि गांठ लगने पर टूटी हुई रस्सी एक नहीं हो सकती। अब तक आपके ऊपर मेरा पूरा अधिकार था, पर आज नहीं। अशोक विलाप करते हैं और कहते हैं कि रेखा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्रेम करता हूँ। रेखा कहती है कि मुमकिन है महाराज, लेकिन जिस संदेह का बीज आज पड़ा है वह किसी भी दिन फूल फल सकता है।
और सम्राट, यह भिक्षुनी ठीक कहती है। रेखा पैदा हुई है शासन करने के लिए, शक्ति के लिए। जहाँ मेरी शक्ति और अधिकार तनिक भी घटते हैं वहाँ अधिक ठहरना मैं व्यर्थ समझती हूँ। और इस प्रकार वह अशोक के पास से जाने के लिए निकल पड़ती है। तब अशोक रेखा को रोकने का प्रयास करता है और कहता है, तुम यह क्या कह रही हो रेखा? मेरा प्रेम, मेरी लगन, मेरी साधना, क्या सबको ठुकरा कर चली जाओगी? रेखा कहती है, सम्राट, मेरी आत्मा में आंधी, भीषण आंधी चल रही है। ऐसी जबरदस्त आंधी जिसके आगे प्रेम के कोमल किंशुक ठहर नहीं सकेंगे। मैं इस तूफान के बल पर जीती हूँ। एक बार मुझे धोखा हुआ। सच्चे खिलाड़ी की तरह मुझे अपनी पराजय माननी है और मैं मानूंगी। सम्राट, मुझे आज्ञा दीजिए। तब गायिका रेखा को समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि एक बात सुनो कुमारी रेखा, तुम्हारी यह आंधी रुककर शीतल समीर भी तो हो सकती है। तब रेखा कहती है, यह संभव है? यही आंधी मेरा जीवन है। मैं जा रही हूँ सम्राट। जहाँ भी मेरी आंधी के लिए नया मार्ग मिलेगा, नए जंगल, नए वृक्ष मिलेंगे। और इस प्रकार रेखा वहाँ से चली जाती है। रेखा के जाते ही अशोक विलाप करने लगता है और कहता है कि आज मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं तो रेखा से प्रेम करता था। तब गायिका उसे समझाते हुए कहती है कि यह तो संकीर्ण स्वार्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन एक और भी दुनिया है सम्राट, उन जगमगाते हुए तारों की दुनिया, हंसती हुई नदियों की दुनिया। यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहावनी है सम्राट। लेकिन आज इस मनोरम जगत पर एक पिशाच घूम रहा है। अशोक कहता है, पिशाच? तब गायिका कहती है, हाँ, युद्ध का पिशाच, नर हत्या का पिशाच सम्राट। इस सुंदर संसार में आज अकेला मनुष्य असुंदर है, हत्यारा है और अभागा है। इस हत्या की दुनिया के स्वप्न से बाहर निकलिए। रक्त की नदियों के पीछे, इस हाहाकार अत्याचार के पीछे मैं एक नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ। कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि। आप भी देखिए सम्राट, उस ओर चिताओं के परे, आहों के ऊपर एक नई सृष्टि है, नई दुनिया है। अशोक कहते हैं कि देवी, मैं भी देख रहा हूँ। मेरी भी आत्मा धुल रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। भिक्षुनी, कैसा उज्जवल प्रभात है यह। गायिका कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तब सम्राट कहते हैं, लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया है, कैसे इस एहसान को चुकाऊंगा मैं। तब गायिका कहती है कि मुझे मेरा भाई दे दीजिए, जिसे कल आपने कलिंग के युद्ध में मार डाला। अशोक चौंक जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तब गायिका कहती है कि मैं कलिंग की राजकुमारी, अब एक भिक्षुनी हूँ। अशोक उसके घुटनों पर गिरता है और क्षमा याचना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ। इस प्रकार विलाप करता है। तब गायिका कहती है, नहीं सम्राट, आप ही मेरे भाई हैं। और इस प्रकार से उसे उठाती है और कहती है, आज से, अभी से आप मेरे भाई अशोक हैं। और कहती है कि गाकर कहो जो मैं कहती हूँ, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि। तब अशोक भी कहता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि। और इस प्रकार वो अशोक का हृदय परिवर्तन करती है और अशोक बुद्ध धर्म को अपनाते हैं और शांति की मार्ग पर चल पड़ते हैं। आशा करती हूँ आपको यह एकांकी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।